नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। M90 इन्फो यानी मूल निवासी 90 इन्फो में मैं नंद किशोर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा के लिए आप सबके बीच में लाइव आया हूं वो विषय है संघ की शक्तियां, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां। इसमें अगर हम बात करें तो ये संघ बनाम स्वतंत्रता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय का खंड 2 है। संघ की प्रशासनिक शक्तियां संघ की कार्यकारी शक्तियों के बाद ठीक वैसे ही आती है जैसे संघ की कार्यकारी शक्तियां संघ की विधायी शक्तियों का अनुकरण करती हैं। इसका केवल एक अपवाद है। यह अपवाद समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों के प्रशासन से संबंधित है। समवर्ती सूची वह है जिस पर संघ का विधायी प्राधिकार धारा 100 के अनुसार लागू होता है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि संघ का कार्यकारी प्राधिकार केवल तभी लागू होता है जब संघीय विधान ने किसी क्षेत्र को समाविष्ट कर लिया हो। लेकिन समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाली विषयों से संबंधित प्रशासनिक शक्तियां संघ के पास नहीं होती, ये शक्तियां प्रांतों के पास होती हैं। संघ की वित्तीय शक्तियां। संघीय सरकार को राजस्व की प्राप्ति 4 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है वाणिज्यिक उद्यम से राजस्व और दूसरा है प्रभुसत्ता करों से राजस्व। तीसरा है शुल्क से राजस्व और चौथा है करों से राजस्व। पहले शीर्षक के अंतर्गत डाक तथा तार, संघ, रेलवे, बैंक से होने वाले लाभ तथा अन्य वाणिज्यिक प्रचलनों से प्राप्त होने वाला राजस्व आता है। दूसरे शीर्षक के अंतर्गत मुद्रा तथा सिक्का, जिस सामान का कोई मालिक न हो और संघीय सरकार के प्रशासनाधीन क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त होता है। तीसरे शीर्षक के अंतर्गत देशी राज्यों से प्राप्त अंशदान और शुल्क से प्राप्त राजस्व आता है। करों से प्राप्त राजस्व का वर्गीकरण संविधान द्वारा संघीय सरकार को दी जाती है और कराधान शक्तियां 3 श्रेणी में विभाजित की जा सकती है। पहली श्रेणी में कराधान की ऐसी सभी शक्तियां आती हैं जो पूरी तरह से संघीय सरकार के अधिकार में होती है। दूसरी श्रेणी में कराधान की वे शक्तियां आती हैं जो ऐसे राजस्व को प्राप्त करने के लिए अपनाई जा सकती हैं जो संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजन के योग्य है। कराधान शक्तियों की पहली श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ऐसे सभी क्षेत्र आते हैं जिनका संघीय सूची में उल्लेख किया गया है। पहला है सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित तथा दूसरा है तंबाकू तथा भारत में निर्मित या उत्पादित अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क निम्नांकित को छोड़कर। क है लोगों द्वारा उपयोग में लगाई जाने वाली शराब। ख अफीम, देसी भांग तथा अन्य नशीली गैर नशीली औषधियां और मादक पदार्थ। ग है इस प्रविष्टि के उप अनुच्छेद ख में सम्मिलित अल्कोहल से बनी औषधियां तथा प्रसाधन सामग्री। नंबर 3 है निगम कर। नंबर 4 है नमक। नंबर 5 है राज्य लॉटरी। नंबर 6 है कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर कराधान। नंबर 7 है बड़ी संपत्तियों पर पूंजी कर। व्यक्तियों तथा कंपनियों के निजी भूमि को छोड़कर कंपनियों की पूंजी पर कर। 8वां है कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर। 9वां है विनियम बिलों, चेकों, प्रेमीजरी नोटों, लोडिंग बिलों, साख पत्रों, बीमा प्रतिपत्र, पॉलिसियों और प्राप्तियों पर स्टाम्प शुल्क। 10वां है रेल या हवाई जहाज द्वारा ले जाए जाने वाले यात्रियों,
या सामान पर जो भी सीमा कर या रेल कर लगता है उसके माध्यम से जो भी टैक्स इन्हें प्राप्त होता है वो 11वां है इस सूची में सम्मिलित किसी भी वस्तु के संबंध में शुल्क, लेकिन किसी न्यायालय में लिए गए शुल्क को छोड़कर। इस संबंध में समवर्ती सूची में निम्नांकित मत की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। विवाह और तलाक। नंबर 2 है वसीयतनामा, निर्वसीयता तथा उत्तराधिकार। 3 है संपत्ति तथा कृषि अन्य भूमि का हस्तांतरण। समवर्ती सूची में होने के कारण संघीय विधानमंडल को इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है तथा संघीय विधानमंडल इसके संबंध में कानून बनाने के साथ साथ उनसे राजस्व की प्राप्ति कर सकता है। इस अधिनियम में इस प्रश्न का कोई भी उत्तर दिखाई नहीं देता, तथापि यह सुझाव दिया जा सकता है कि बाकी हिस्से से संबंधित शक्तियों के उपयोग के संबंध में धारा 104 में दिए नियम यहाँ पर भी लागू होंगे। संविधान के द्वारा राजस्व के जिन स्रोतों का विभाजन किया जा सकता है वे इस प्रकार से हैं। निगम कर को छोड़कर अन्य आयकर तथा नंबर 2 है जूट निर्यात शुल्क। संघीय कानून के अनुसार जिनका वितरण किया जा सकता है वे इस प्रकार हैं। नमक पर कर और 2 है तंबाकू तथा अन्य सामान पर उत्पाद शुल्क तथा निर्यात शुल्क। संघ की वित्तीय शक्तियों के संबंध में एक विशेषता ऐसी है जो अपनी प्रमुखता के कारण ध्यान आकर्षित करती है। इस अधिनियम में जहां संघीय सरकार को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है, वहीं कर वसूली का अधिकार नहीं है। इसमें कर लगाने के अधिकार और वसूली के अधिकार के बीच अंतर है। जैसा आय कर तथा निगम कर पर अधिभार के मामले में भी है। यह आयकर केवल प्रांतों में ही लगाया जा सकता है। हालांकि यह कर संघ के उद्देश्यों के लिए होता है। राज्य की प्रजा आय पर केवल संघीय अधिभार ही दे सकती है, क्योंकि इस पर अधिभार प्रांतों तथा केंद्र दोनों में ही लगाए जाने योग्य होता है। लेकिन धारा 130(3) के अनुसार संघीय सरकार को राज्य के अंतर्गत इसकी वसूली का अधिकार नहीं है। इसकी वसूली का अधिकार राज्य के शासन के पास होता है। यह शासन अपनी जनता से इस अधिभार को इकट्ठा करने के बजाय संघ को एकमुश्त राशि अदा करने पर सहमत हो सकता है और संघ उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। ठीक ऐसा ही निगम कर के बारे में होता है। संघ इसे राज्य की जनता पर लगा सकता है, लेकिन वह सीधे तौर पर अपने अभिकरण के माध्यम से इसे इकट्ठा नहीं कर सकता है। धारा 139 में यह व्यवस्था है कि निगम कर की वसूली शासन का कार्य और अधिकार स्टेट का होगा। तो साथियों, आज के इस लाइव प्रोग्राम में बस इतना ही। आज आपने सीखा संघीय शक्तियां, प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार। इन सारे के बारे में आपका क्या विचार है, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आप सभी का पुनः से एक बार अभिवादन करते हुए आज के इस लाइव प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। आप सब कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि ये आज जो संघ की शक्तियों के बारे में आपको बताया गया, यह जानकारी कैसी लगी। आपको पुनः एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।